देखिए, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं विज्ञान का, ठीक है ना। विज्ञान, आप सब लोग जानते हैं कि जीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, मतलब चाहे कोई भी जीव हो, पादप भी एक प्रकार का जीव है, जंतु भी एक प्रकार का जीव ही है, तो चाहे कोई भी विज्ञान अगर उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब वही हमारे लिए क्या है, विज्ञान है। अब रही बात कि जीवों के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। बात समझ गए। तो अब ये जो हमारा जीव विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक हो गया हमारा पादप विज्ञान, बात समझ गए, पादप विज्ञान, और दूसरा क्या हो गया हमारा, जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि पादप विज्ञान किसको कहेंगे, पादप मतलब पौधा, आप सब लोग जानते हैं। वैसा विज्ञान जिसमें पादप के बारे में अध्ययन किया जाता है हम उसे क्या कहेंगे, पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान, अच्छा, पादप विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, जनक जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, थियोफ्रेस्टस। बात समझ गए। पादप विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। क्यों? क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने पौधों के बारे में काफ़ी कुछ सिद्धांत दिया, और चूंकि जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो काफ़ी बेहतरीन सिद्धांत रहा पौधों से रिलेटेड, तो पौधों से संबंधित इनका जो सिद्धांत था काफ़ी बढ़िया था, बेहतरीन था, इसलिए इनको क्या माना गया, जनक, पादप विज्ञान। उसी प्रकार से जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु। अच्छा, अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने जंतुओं के बारे में काफ़ी कुछ बताया रखा है, और अरस्तु ने जंतु विज्ञान के प्रति, मतलब जीवों के बारे में या जो कुछ भी बोला वो काफ़ी सटीक उससे निकल करके आया, जंतुओं से संबंधित। इसलिए इसको कहा गया कि जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को, जबकि पादप विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। तो ये 2 बातें आप याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस और आपका अरस्तु। बात समझ गए। तो विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, पादप और जंतु। पादप विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब एक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी जीव, किसी भी प्रकार का, अगर वो सजीव है तो उसके सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। कोई भी जीव हो उसका सबसे जो छोटा इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल मतलब कोशिका, आप सब लोग जानते हैं। तो सेल, ये जो कोशिका है, इसी को हम लोग यूनिट मान करके और यहीं से अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और यहीं से आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आएगा कवर करते चलेंगे। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। बोलिए। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। अब देखिए, कोशिका पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। एक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि कोशिका मतलब सेल, इंग्लिश में बोल सकते हैं, या सेल मतलब कोशिका, जो बोलना होगा बोलते रहिए। कोशिका जो है एक वर्ड है सेलुला, ठीक है, ये एक लैटिन शब्द से निकल करके आया है, और उसी से निकल करके एक्चुअली में सेलुला मतलब सेल, सेल मतलब कोठरी, ठीक है। एक्चुअली में सेल को जब शुरू में देखा गया था तो उस समय कॉर्क में देखा गया था। कॉर्क मतलब क्या होता है ना कि पादप का जो ऊपर का जो छाल देखिएगा, पौधों का जो छाल होता है, तो छाल जब निकाल करके आप देखिएगा तो उसमें कॉर्क, एपिडर्मिस, उसी का भाग है। बात समझ गए। तो कॉर्क स्लाइस होता है। कॉर्क स्लाइस मतलब मान लीजिए टुकड़ा हो गया। तो जब शुरुआती दौर में कोशिका को देखा गया था तो वो कुछ हमको इस प्रकार से दिखाई दिया था, ऐसे, इसको। अच्छा, ये हमको जो दिखाई दे रहा है ये एक हनीकॉम्ब है। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जितना भी देखा गया इसी को सेल माना गया। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कोठरी या फिर कमरा, इसका जो रूप देखा गया था वो इसी तरीके का था। इसलिए कहा गया कि यही जो है हमारा सेल है। मतलब जब इसको आपका रॉबर्ट हुक 1665 में इसको सबसे पहली बार उन्होंने देखा था। रॉबर्ट हुक ने जिस मशीन के अंदर देखा था, उन्होंने प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप का निर्माण खुद से ही करा था, तो उसी माइक्रोस्कोप में इसको सबसे पहले देखा गया था, कोशिका को। उनके द्वारा खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था।
और उस माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने देखा तो ये कुछ इसी प्रकार के शेप में दिखाई दिए, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। तो उन्होंने इस मतलब सेल को छत्ता के समान होने की वजह से एक्चुअली में कहा कि कोठरी है यानी कि कमरा है, और इसी कमरा को उन्होंने क्या कह दिया, सेल। तो बस शुरुआती दौर में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जिस रॉबर्ट हुक ने कोशिका को ढूंढा था वो कोशिका मृत कोशिका थी। और हम लोग जानते हैं कि मृत और जीवित दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिका भी होती है, मृत कोशिका भी होती है। तो मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, और मृत कोशिका को सबसे पहले उन्होंने छाल में देखा था। क्यों? क्योंकि पेड़ का जो छाल होता है, पौधों की जो छाल होते हैं, तो पौधों के छाल में जितना भी एक्सक्रेटरी मटेरियल है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो सब छाल में जाकर के संचित हो जाता है, क्योंकि वो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं। अब वहाँ पर जाकर के संचित हो जाता है, तो उसी में सबसे पहले देखा गया था इसको। अब तो हम कहेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। बात समझ गए? रॉबर्ट हुक ने कब किया था? इन्होंने 1665 में। ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को ढूंढा था, ठीक है, उसका जो शेप था वो इसी प्रकार से था, मतलब हनीकॉम्ब की तरह था। ये तो सबको क्लियरली है। आगे रॉबर्ट हुक इस कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था, कॉर्क में देखा था। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को ढूंढा था वो कोशिका मृत कोशिका से। तो ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक जो कोशिका को ढूंढे थे, कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। इसके बाद इस कोशिका का अपना अलग अलग सिद्धांत है। कोशिका का सिद्धांत जैसे रॉबर्ट हुक ने एक किताब भी लिखा है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है। उस किताब के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ कोशिका के बारे में बताया है। ठीक है। तो उसमें रॉबर्ट हुक का एक अपना अहम रोल है। उसके बाद रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका का जनक मानते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान कह सकते हैं। कोशिका का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। अब कोशिका विज्ञान का जनक किसको मान सकते हैं? अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहला थ्योरी दिया है। तो हम कह सकते हैं कोशिका विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा। अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक बात और याद रखिएगा नोट में। आधुनिक कोशिका विज्ञान का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए, ठीक है ना, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक, ठीक है, कोशिका विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? A.K. शर्मा को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक A.K. शर्मा को माना जाता है। A.K. शर्मा। चलिए तो इसको लिख लीजिए। A.K. शर्मा का फुल फॉर्म बस इतना ही याद रखिए। A.K. शर्मा फुल फॉर्म उसका कुछ है नहीं। नाम होगा? हाँ, कुछ तो नाम है।
पूरे ये टाइम हो गया सबका। चलिए आगे बढ़े, पीछे कुछ लिख रहे हैं। अब देखिए, तो ये था हमारा मृत कोशिका, ठीक है ना। मृत कोशिका के बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीवित कोशिका के बारे में यहीं पर। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका देखिए, सबसे पहले जीवित कोशिका के रूप में बैक्टीरिया को देखा गया था, ठीक है। बैक्टीरिया को देखने वाले व्यक्ति थे एंटोन लीeuwenhoek, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में एवी लीeuwenhoek जो बोलना होगा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ऐसे इसका नाम दिया जाता है, तो एंटोन लीeuwenhoek शॉर्ट में याद रखिए। एंटोन लीeuwenhoek ने सबसे पहले इसको 1674 में देखा था, 1674 में, ठीक है। एंटोन लीeuwenhoek सबसे पहले इसको बैक्टीरिया जो होता है ना हमारे, मतलब बैक्टीरिया को आप सब लोग जानते हैं, बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से रोग भी हमको होता है, तो बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने देखा था। बैक्टीरिया जो है शुरुआती दौर में एक्चुअली में क्या था कि जैसे मान लीजिए इनको पहले से ऑलरेडी पता था कि कोशिका गोल होता है बस, और हुआ क्या, ये रास्ते में ऐसे ही आप समझ ही रहे हैं कि बारिश का मौसम था, अब वैज्ञानिक आदमी कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाता है। अब ये आ रहे थे अपने घर से दुकान पे जा रहे थे कुछ सामान खरीदने के लिए, तब तक हुआ क्या कि पैर में उनका कीचड़ लग जाता है आते समय, और ये पैर का कीचड़ जो है छुड़ाने के लिए, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग को जब कीचड़ लगता है तो अपने गेट के दरवाजे में ऐसे ऐसे पैर से रगड़ने लगेंगे, ओगरों से नहीं छूटेगा तो लकड़ी लेके खो देंगे ओकरा के, ओगरों से नहीं छूटेगा तो फिर उंगली से इसे टच करेंगे। तो ये बात एंटोन लीeuwenhoek को भा गई यार, सबसे पहले तो हमने पैर से करा, पैर को सट करके चला गया उसके अंदर नीचे, फिर इसके बाद हमने क्या किया कि उसको लकड़ी में लिया तो लकड़ियों में सट गया, हाथ से टच किया हाथों में सट गया, बस समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको टच कर रहे हैं तो ये सट जा रहा है, इसमें है क्या, चलो इसको देखते हैं। और फाइनली 1672 तक थोड़ा सा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आ चुका था जो चीज़ों को मतलब उनसे ज़्यादा प्रेफर कर सकता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर के उसको रख दिया। जब उन्होंने रखा तो उसमें देखा कि कुछ जीव है जो मोटाइल है, मोटाइल मतलब गतिशील, हालांकि आकार में गोल है, उसी कोशिका की तरह जिस कोशिका को पहले मृत कोशिका घोषित कर दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि गोल है मतलब कोशिका, और चूंकि ये चल रहा है तो इसका मतलब ये जीवित कोशिका है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम था जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोन लीeuwenhoek ने। बस समझ गए? तो इसका खोज कर सकते हैं एंटोन या एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जो बोलना होगा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोन वॉन लीeuwenhoek। तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज एंटोन लीeuwenhoek ने किया था। इसको सबसे पहले किस रूप में देखा गया था? किस रूप में देखा गया था? तो इसको बैक्टीरिया के रूप में देखा गया, मतलब सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की गई थी जीवित कोशिका के रूप में, बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है सबसे पहले इसी को देखा गया था। तो आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। थोड़ा सा आप सब लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है, हमारे पास दो तरह के कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा आधुनिक कोशिका, ठीक है। तो जो हमारा जिसको यूकैरियोटिक कोशिका हम बोल सकते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का सेल होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सेल बैक्टीरिया का है, ठीक है। चूंकि बैक्टीरिया जो होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है, डेवलप्ड इसको इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति भी होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिल करके बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन इसकी कोशिका भित्ति। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर 20S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो DNA होता है वो वृत्ताकार DNA होता है। हालांकि DNA दो प्रकार का होता है,
एक वृत्ताकार और दूसरा रेखिकाकार। तो जो डीएनए वृत्ताकार डीएनए होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, गोलकार डीएनए का मतलब उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम रेखिकाकार डीएनए देखेंगे तो उसका इंड है, ये दोनों तरफ इंड है। इसको 3 डैश कहेंगे, इसको 5 डैश कहते हैं, इसको 5 डैश और इसको 3 डैश, ठीक है, इसका इंड है। लेकिन अगर गोलाकार डीएनए की बात करेंगे तो इसका कोई इंड नहीं, ये जहाँ है वैसे ही रहता है। तो ये वृत्ताकार डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। लेकिन फिलहाल इतना आप समझिए कि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिका होता है, ठीक है। इसके बाद ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो जीवित कोशिका है इसको बैक्टीरिया के रूप में देखा गया था, और बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है। इसमें थोड़ा सा हम लिख लेंगे कैसा कोशिका है ये, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यहीं पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये, ठीक है। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावा बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, इसको हम लिख लेंगे वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है इसमें। दूसरी बात, इसके बाद हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है, और इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम कोशिका, इधर नहीं दिख रहा है, ले अच्छा ठीक है। इसमें 3 लाइन आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, दूसरा इसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर के बनी हुई है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन लिख लीजिए। हो गया, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर के बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। जैसे कवक की कोशिका भित्ति का चीज से मिलकर बनी हुई, काइटिन से, ठीक है ना। उसी तरीके से पादप की कोशिका भित्ति का से मिलकर के बनी हुई है सेल्यूलोज से, बस समझ गए, उसी तरीके से होता है। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत है? अच्छा क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन, लाइकेन की ग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकोन नहीं होता, ग्लाइकेन ग्लाइकोजेन ऐसे होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति डैश लिख लीजिए पेप्टिडोग्लाइकेन। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्लाइकोन ग्लाइकेन आप समझ जाएंगे ना, जिससे ऑप्शन टिक मारने के लिए आएगा पेप्टिडोग्लाइकेन मार दीजिएगा, और इतना तो अंदर में आ ही जाएगा, उसमें क्या है, तनकी से ट्रिकली याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अब समझिए, तो एक बात आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों बातों में याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह प्राचीनतम कोशिका, सबसे पहली पुरानी कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो आधुनिक कोशिका होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, बल्कि केंद्रक के जगह पर न्यूक्लियोइड्स होता है। बात समझ रहे हैं? अब वो क्या है कि उसमें केंद्रक के अंदर जिस तरीके से सारी चीज़ें मटेरियल उसके अंदर पाया जाता है, समझ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वैसा नहीं, वो सब कुछ फैला हुआ रहता है। बात समझ गए? तो ये चीज़ें जो है वो उसको बताती हैं कि ये विकसित है और ये विकसित नहीं है। दूसरी बात कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें वृत्ताकार डीएनए है, जबकि यूकैरियोटिक में रेखिकाकार डीएनए होता है। उसी तरीके से अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसके बाहरी वाले क्षेत्र पर अगर हम देखेंगे तो उसमें सीलिया भी पाया जाएगा आपको। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ऊपर में आप देखिएगा तो इस तरीके से आपको सीलिया मिल जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसी कोई बात नहीं होती।
तो इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जबकि पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक कोशिका ही है। लड़का हमेशा इस बात से कंफ्यूज रहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब पादप कोशिका, नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब पादप कोशिका नहीं, ऐसा नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया होता है, नील हरित शैवाल होता है, ठीक है, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि इस सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी बात, यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका पादप कोशिका भी है और यूकैरियोटिक कोशिका जंतु कोशिका भी है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात याद रखेंगे, लेकिन इसलिए याद रखेंगे कि पादप कोशिका भी यूकैरियोटिक कोशिका ही है। हाँ, पादप कोशिका में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। जैसे पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है। और आपको पता है ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि इनमें से कौन है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया, उसमें वो लाइसोसोम भी है, सेंट्रियोल भी है। तो दो बातें याद रखेंगे, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है और सेंट्रियोल नहीं होता है। कारण क्या है कि पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है, जैसे जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो स्पिंडल फाइबर के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, तो इस कोशिका में क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रियोल हो गया, यहाँ पर सेंट्रियोल हो गया और ये कोशिका का केंद्रक हो गया। तो एजा से क्या होता है कि तुर्क तंतु का निर्माण होता है। बात समझ गए? हाँ, इधर से भी तुर्क तंतु का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल, यानी कि ये क्या बोलते हैं, तारक केंद्र, तारक काय। और तारक काय के अंदर जो पाया जाता है वो तारक केंद्र होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है और ऐसे ही स्पिंडल फाइबर बन गया। अब ये दोनों तरफ होता है, एक्चुअली में पहले ये क्या होता है, लेकिन एकरा में डिवीजन करके ये यहाँ आता है। पहले जब यहाँ आएगा तो दो गो एकरा में तारक काय हो जाएगा, और जब दो गो तारक काय होगा तो अब क्या होता है कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगा, ई जाकर के इसको पीछे से पकड़ेगा। समझ गए? ये तो आप सब लोग जानते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम होता है। अब क्या होगा कि आधा जाकर के हेने से पकड़ लेगा और आधा जाकर के हेने से पकड़ लेगा। और जब कोशिका विभाजन होगा तो पहले केंद्रक टूटेगा, तब केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जब केंद्रक टूटेगा तो फिर कोशिका के द्रव का विभाजन होगा। तो समझ रहे हैं? तो उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका का द्रव विभाजन साइटोकाइनेसिस। और जब दोनों टूटेगा एक नया नया कोशिका बन जाएगा। तो पादप कोशिका में ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम और सेंट्रियोल ये दो चीज नहीं होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम भी होता है और सेंट्रियोल भी होता है। दूसरी बात, पादप कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो रिक्तिका है, जिसका वैक्यूल कहते हैं, जिसके अंदर फूड को स्टोर करके रखता है। रिक्तिका 95% माने 90% जगह उसका वही घेर लेता है। और पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारे पर होता है, और समझ गए, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, ठीक है। तो अच्छा, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ना वो केंद्रक ही है, सबसे बड़ा कोशिकांग। जंतु कोशिका में अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी है? राइबोसोम, सबसे छोटी कोशिका। ये सब चीज़ें धीरे धीरे याद करनी है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि कोशिका, अच्छा, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो आपका आधार जो संख्या के आधार पर, मतलब जीवों को जैसे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, उसी तरीके से। तो पहले आप देख लीजिए कोशिका का प्रकार, लिखवा दे, जिक्र करेंगे तो हो जाएगा ना इतना में। कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार, तो एक हो गया हमारा क्या? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और समझ गए। और दूसरा हो गया हमारा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। अब जो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसका एग्जाम्पल फिर लिखवा देते हैं, बाकी सब हमने बता ही दिया है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलें क्लास में आप ध्यान से सुनते रहिए। तो प्रोकैरियोटिक में क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएगा, नील हरित शैवाल हो जाएगा, ठीक है, नील हरित शैवाल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से
ETC कर लेते हैं। यही दो ज़्यादा पूछता है, बाकी ये सब नहीं पूछता है। यूकैरियोटिक में भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और समझ गए कौन कौन? एक हो गया आपका पादप कोशिका ना, पादप कोशिका, और दूसरा क्या हो गया हमारा जंतु कोशिका। अच्छा एक बात और बताइएगा, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मुख्य अंतर क्या है? कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मुख्य अंतर है कोशिका भित्ति, बात समझ गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, उस पर निर्भर करता है, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जो कोशिका भित्ति देवे नहीं किया, दूसरा अंग दे दिया, तो भाई वहाँ पर तो आपको वो करना होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए, बात समझ गए। जैसे हमने कहा कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है ना, हमने कहा कि सेंट्रियोल नहीं होता है। अब वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कोशिका भित्ति हटा दिया, लाइसोसोम और ये दे दिया, और वैसे भी कंपटीशन का एक अपना ही रूल होता है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ETC, इसमें और भी आ जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में जितना कोशिका है सब यूकैरियोटिक कोशिका, और जंतु कोशिका में जितना कोशिका है सब के सब यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये दो प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। हाँ एक बात और याद रखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये प्राचीनतम कोशिका है, ठीक है, प्राचीनतम कोशिका है ये। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये आधुनिक कोशिका है, आधुनिक कोशिका है। तो समझ गए ना। चलिए इसको लिख लीजिए। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इंग्लिश में अगर नाम पूछा है, कैरियोकाइनेसिस। हाँ केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म से याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, तो वही हो गया कोशिका द्रव मतलब साइटो। हाँ साइटोकाइनेसिस लिख लीजिए। कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। मिटा दे इसको ना। एक केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस। अब सुनिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की कुछ बातें याद रखेंगे आप। पादप और जंतु कोशिका, ठीक है। पहला बात तो ये याद रखेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बात समझ गए। कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाई जाती है, और जबकि इसमें नहीं पाई जाती है। खाली लिख देंगे तो हो जाएगा ना, इसमें नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती का मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हो जाएगा। इसके बाद पादप कोशिका में लाइसोसोम, लाइसोसोम कॉमा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, और जबकि इसमें क्या हो जाएगा, पाया जाता है। तो समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधों में ऐसा कौन सा तंत्र है जो नहीं पाया जाता है, परहरित तंत्र है। फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम से ही तो पौधा अपना भोजन बनाता है। नहीं होता है पौधों में,
आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। हमने कहा ऐसा कौन सा तंत्र है जो पौधों में नहीं पाया जाता है? तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप समझिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग। अंगों के समूह को अंग तंत्र। समझ रहे हैं? हम अंग तंत्र पूछ रहे हैं। होता है। कौन सा अंग तंत्र नहीं होता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। पौधों में होता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, यही तो हम पूछ रहे हैं। और आप मार के आइए कि गलती, ठीक है? आप रोज पढ़ रहे हैं लेकिन आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, पौधों के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधों में मस्तिष्क होता है, उसमें हम उसको काटते हैं तो दर्द होता है, फील करता है वो। लेकिन हमारे अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, हमारे अंदर रासायनिक तंत्रिका तंत्र है। तो पौधों में न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, जबकि जंतुओं में न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होता है। तो अगर सिस्टम पूछ देगा कि इसमें कौन सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में मतलब पौधों में, नोट में याद रखेंगे, क्योंकि कोशिका के अंदर तो ये होता नहीं है, पूरे पौधों में होता है। ठीक है ना? वो याद आ गया, इस पर हम तो इसलिए बता दिए। बात समझ गए? ये कोई कोशिका का अंग तो है नहीं, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि पौधों के अंदर न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि कोशिका के अंदर माने जंतु कोशिका में जंतु में न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। बात समझ गए? अब चलिए, तो कोशिका भित्ति हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें हो गया, ये हो गया। बाकी ऑलमोस्ट जो है सिमिलर होता है, ठीक है ना? हाँ, एक बात और याद रखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कोशिकांग, सबसे बड़ी कोशिकांग नहीं, वैक्यूल, रसधानी, ठीक है? और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ी कोशिकांग केंद्र, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात नहीं, आकार नहीं पूछा। एक बात क्या है? आकार पूछा है, गोला, ये तो आप कंसेप्ट ऐसे समझिए ना। ये क्या हो गया? गोलाकार है, वलयाकार इसको कह सकते हैं, ठीक है? इसका आकार कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे, और बाकी उसका गोलाकार होता है। ये गोलाकार, ये वलयाकार है, थोड़ा वलय क्या है? अच्छा, आयताकार इसको ऐसे भी, हाँ ठीक है। पादप कोशिका में ये जो कोशिका भित्ति है ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है? आयताकार बोल सकते हैं। चलिए, तो इसमें आप याद रखेंगे। अच्छा, पादप कोशिका का, हाँ इसका बोलेंगे ना, हमको लगा अंदर का ये रसधानी वाला पूछता है, ठीक है? वो ठीक है। इसका आकार आयताकार होता है, आयताकार होता है, और इसका आकार गोलाकार होता है। इसको गोलाकार और आयताकार कहना उचित नहीं है, आकार वो अलग की बात है, ठीक है? कारण ये है ना कि देखिए, कोशिका का आकार जो है मैक्सिमम, मतलब अगर टिश्यू बनाएगा तो फिर टिश्यू में अलग अलग दिख जाएगा हमको। फिर उस तरीके से अगर उसके अंदर टिश्यू देखेंगे तो टिश्यू भी कई तरह के हो जाएंगे। स्तंभ के आकार का टिश्यू होता है, घर के आकार का टिश्यू होता है, अनियमित होता है। लेकिन हाँ, मौसमी कोशिकाएं जो है ना आपको गोल मिल जाएंगी, ठीक है? तो इतना बात याद रखेंगे, आयताकार और वृत्ताकार। तो ठीक है, ये आयताकार हो गए, तो ये याद रखिएगा, गोलाकार या वृत्ताकार जो कहना होगा आप करते रहिए। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी था हमने, ये हो गया। हाँ, एक बात और याद रखेंगे कि जो पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित रहता है? सेलुलोज, एटीपी के रूप में। क्या बात है, आप लोग पता है? हमने पूछा कि पादप में भोजन किस रूप में संचित रहता है? जंतु में स्टार्च के रूप में। ऐसे ही मार के आइएगा गलती सही, तब कोई हाँ वो सही मर रही, पहले आगे घर मिलाएंगे, गलती हो गई। बिल्कुल सही है। पौधों में जो भोजन होता है, यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो भोजन संचित होगा वो
स्टार्च के रूप में संचित होता है, जिसको मंड हम लोग कहते हैं। हम लोग जो चीज़ का सेवन करते हैं वो स्टार्च ही तो होता है। हम फल खा लें, कुछ खा लें पौधे का, वो स्टार्च ही है। और हमारे बॉडी में जो संचित हो रहा है वो ग्लाइकोजन है। बस समझ गए? हाँ, अब ये ग्लाइकोजन जब टूटता है तो हमको एटीपी के रूप में मिलता है, जो ऊर्जा का संश्लेषण माना जाता है। बस समझ गए? तो आगे हम बात करेंगे एटीपी के ऊपर भी, लेकिन फिलहाल इतना याद रखेंगे पादप से रिलेटेड। ठीक है, दो बातें याद रखेंगे पादप से संबंधित। पहला बात कि पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक है, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। और दूसरा बात, इसमें भोजन, ठीक है, इतना लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं, स्टार्ट के रूप में शामिल किया जाता है। बस। इसमें भोजन संचित होता है, अब समझ जाएंगे ना, भोजन संचित होता है क्या रूप में? स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। चलिए, ये तो हो गया। अब यही जो याद ये भी रखेंगे जंतु वाला भी, ठीक है ना, जंतु, तो जंतु में भी याद रखेंगे क्या, इसमें भोजन संचित होता है किस रूप में? भोजन संचित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। कोई दिक्कत है? और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कोशिका क्या कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा भोजन संचित होता है इसमें किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। आगे चलें? चलिए। पीछे नहीं होगा तो बोलिएगा, नाम क्या कि नाक मत कटवाइएगा। भारतीय जीव विज्ञान का पिता इनको ही बोला जाता है। किसको? अरुण वर्षा। अरुण एक शर्मा, नहीं, अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा आधुनिक जंतु विज्ञान, इन्होंने जो बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है। A.K. शर्मा, अब एक बार आप देख लीजिएगा, हम कंफर्म नहीं कि अरुण कुमार शर्मा है कि कौन। ठीक, अच्छी बात। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं, मिटा देना इसको। अब सुनिए, थोड़ा कोशिका का आकार और सेल साइज पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका का आकार जो भी है। चलिए, अब आप लोग बताइए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना? एक बात और याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा जो कोशिका है ये प्राचीनतम कोशिका है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है ना? ये बात याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसको हम लोग पिपीलियो भी कहते हैं, पिपीलियो। ठीक है, अब इसके बाद छोटी कोशिका के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, बाकी इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। ठीक है ना, 1.5 kg का होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका, फिर गलती कर, मानव शरीर को मानव शरीर का बात नहीं है, हम जो आपसे पूछ रहे हैं वो बताइए। सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कंफर्म है? बिल्कुल गलत जवाब। सबसे लंबी कोशिका। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं रहता है, बताइए। हम कह देंगे गलत है तो तुरंत आंसर बदल दीजिएगा। एक चीज अब से नहीं, आपका भी गलत है, हम बता रहे हैं कैसे गलत है।
अगर आप कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है उसमें 3 चीज शामिल है। बात समझ गए? आप कहिए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, सिंपल सी बात है, न्यूरॉन कहिए या तंत्रिका कोशिका कहिए, क्योंकि तंत्रिका कोशिका उसमें शामिल होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका, ये तीनों मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 3 चीज शामिल है। तो तंत्रिका कोशिका, ये हम कोशिका की बात कर रहे हैं ना, ये तो इसलिए तंत्रिका तंत्र बोलना बिल्कुल गलत है। आप समझ गए? आप बोलिएगा सबसे लंबी कोशिका मतलब क्या? तंत्रिका कोशिका। आप समझ गए? तंत्रिका कोशिका, या फिर इसी को न्यूरॉन कहेंगे हम लोग, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, जो बोलना होगा बोल सकते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी, बात समझ जाएंगे ना? शुक्राणु। शुक्राणु पोस्ट में हम क्या कहेंगे? स्पर्म। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसमें कोई लोग बोल रहा था कि महिला में बोलेगा तो क्या कहेंगे? सर महिला में दिया था और ऐसा दिया था ना, तंत्रिका तंत्र दे दिया था। ऐसा नहीं, आप समझिए, मानव मतलब क्या? मानव महिला भी है, पुरुष और महिला दोनों। अब पुरुष महिला दोनों ही मानव कहेंगे हम उसको, ऐसा थोड़ी कि उसको बांट देंगे हम। अगर हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए स्तनधारी जीव कौन है, पुरुष या महिला? दोनों है, कंफर्म ना? एकदम सर, कंफर्म। एकदम, ये बिल्कुल सही जवाब। अब लड़कों को लगता है कि स्तनधारी तो यार खाली लड़की ही हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता है। ये बात ऐसा है कि स्तन जो होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होता है एक्चुअली में, वो स्तन पुरुषों के पास में डेवलप्ड नहीं होता है, जबकि महिलाओं के पास में जो होता है वो डेवलप्ड होता है, इसलिए उनका आकार बढ़ जाता है, पुरुषों का जैसा है वैसे ही रह जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि वो स्तनधारी नहीं है, पुरुष भी स्तनधारी है और महिला भी स्तनधारी है, बस समझ गए? लेकिन वहाँ डेवलप्ड मिल रहा है, यहाँ डेवलप्ड नहीं है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, अंडाणु। हाँ एक बात और आपको बता दे कि अंडाणु का एक घड़ी नाम बदल के दे रहा है, पता है आपको? डिम्ब। ठीक है, बार बार ये डिम्बे दे रहा है। अंडाणु इतना आप लोग पढ़ लिए हैं तो उसको भी पता होगा कि अंडाणु नहीं पूछेंगे, अब क्या कहेंगे हम? डिम्ब कहेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश नाम ओवम होता है। अगर कोई हिंदी आपको दिक्कत कर रहा है तो आप उसका इंग्लिश पढ़ लीजिए एक बार, बस समझ गए? क्योंकि हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में ढेर नाम नहीं होता है, वो आ जाएगा। इसलिए अंडाणु, डिम्ब और ओवम, ऐसे और भी बहुत सारे कह सकते हैं, अंड कोशिका भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। साइमन, कितना देर तक पढ़ना हम लोग? 9:30 बजे तक पढ़ना है। हमको कहा कहीं ना कहीं से बताइए। अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें जीवन पर्यंत कोशिका, मानव शरीर की जीवन पर्यंत कोशिका किसको कहा जाता है? मानव शरीर में ऐसी कोई बॉडी है जिसमें जीवन पर्यंत कोशिकाएं पाई जाती हैं? कौन सा अंग? तंत्रिका कोशिका को मान सकते हैं, मस्तिष्क। ठीक है,
मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवन पर्यंत कोशिकाएं होती हैं। और समझ गए? तो एक लाइन ये भी जोड़ लीजिएगा, मानव शरीर की जीवन पर्यंत कोशिकाएं। मानव शरीर की जीवन पर्यंत कोशिकाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। बाकी शरीर के सभी भागों में विभाजन हो सकता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि मस्तिष्क के ऊपर एगो और हेलमेटो चढ़ा करके रखते हैं हम लोग। एक तो हेलमेट भगवान ने दे दिया, क्रेनियम, एकदम कठोर आवरण है, और ओकरा ऊपर भी गाड़ी चलाते हैं तो एगो और हेलमेट लगा लेते हैं, वो और हमें सेफ्टी करता है। बावजूद इसके भी तब वो दिमाग कुछ लाइए जाता है। और डंडा उंटा मारने पर अगर कपार फूट जाता है, हाफ मर्डर, समझ रहे हैं ना? आप मारने का काम किए हम, तो यही होता है। इसलिए मस्तिष्क के कोशिकाओं को बड़ी बचा करके रखा जाता है, क्योंकि पता है इसमें क्या है कि भी कोशिका अगर खटक गया तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो सब विभाग पीछे दिए इसीलिए तो मानव शरीर की जीवन पर्यंत कोशिका मस्तिष्क की कोशिका, बस समझ गए? और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका, बस समझ गए? बाकी सब कोशिका में विभाजन हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो। तो दिक्कत, तो आप बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक हम जो भी पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है किसी को? आप ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर के, ठीक है ना? आपको याद हो जाएगा, बस समझ गए? चलिए इसके बाद छोड़ दें और पढ़ाई। हम ही को 10:30 बजे तक नहीं पढ़ाना है, अगले सब हो सकता है आएंगे। केवल एक ही चलेगा, एक ही चलेगा, क्या करिएगा? फोनों में बनाए चलिए ठीक है, देखते हैं, थोड़ा देर और खींचते हैं 15-20 मिनट। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, मतलब कि हमारा लंबी कोशिका अगर कह देंगे तो तंत्रिका कोशिका, बस समझ गए? और छोटी कोशिका कह देंगे तो पूरी दुनिया का, मतलब मानव शरीर का नहीं, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका वही शुक्राणु है, ठीक है ना? हाँ, आगे चलते हैं। कोशिका का प्रकार हो ही गया है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताए दिए हैं, आगे चल रहा है। अब देखिए हमारे पास जो कोशिका है, ठीक है ना, कोशिका में पाए जाने वाले अंग, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कोशिका। अब समझ गया ना? अब कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे कोशिकांग मिल जाएंगे हमको, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, कोशिका का सिद्धांत थोड़ा सा, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब समझ गए? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। अच्छा, एक बात और है, कब दिया था इन्होंने? 1838 से लेकर के 1839 के बीच में, ठीक है? तो स्लाइडेन और स्वान, ये इसमें स्लाइडेन जो थे पादप, एक स्वान थे जंतु, ठीक है? इन्होंने दोनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट निकाले, ठीक है? और स्लाइडेन और स्वान का जो सिद्धांत है, मतलब कोशिका के प्रति, कि काफ़ी कुछ जो है सिमिलरिटीज देखने को मिली कोशिका, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका के, दोनों के बातों में, ठीक है? इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से कहा गया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान। तो एक व्यक्ति ने पादप के बारे में बताया, पादप कोशिका के बारे में, और एक व्यक्ति ने जंतु कोशिका के बारे में बताया, और दोनों की बातें काफ़ी सिमिलर थी, इसलिए दोनों को एक साथ मिला करके कह दिया गया क्या? कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोई दिक्कत? तो 1838 से लेकर के 1839 के बीच में। एक बात और याद रखेंगे, रुडोल्फ विर्चो, याद है? रुडोल्फ विर्चो। तो विर्चो ने क्या किया था? क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? फिर से बोलिए तो। सबसे पहले कोशिका को देखा और उसका प्रोडक्ट किया। और
अच्छा हो गया तो दिखेगा। रोडोल्फ विर्चो का एक स्टेटमेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसका स्टेटमेंट है? एक कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? विर्चो का। ठीक है, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, यही डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ देता है, ऐसे ही दे देगा। ये सिद्धांत किसका है? ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एक कोशिका जो है पहले से पुरानी कोशिका, मतलब एक कोशिका यहाँ पर नया तभी बनेगी जब पहले से मौजूद कोशिका होगी। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण तभी कर पाती है जो पहले से वो मौजूद है वहाँ पर। अगर वहाँ कोई कोशिका ही नहीं है तो दूसरा कोई कोशिका बनेगा ही नहीं। बात समझ गए? तो प्राचीनतम कोशिका ही एक नई कोशिका का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं इसको लैटिन वर्ड में ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा गया है। बात समझ गए? तो इसका सिद्धांत जो है विर्चो ने दिया था। तो एक कोशिका का निर्माण, हालांकि वही बात है, वही चीज़ आप बोल रहे हैं कि कोशिका का इन्होंने वर्णन करा और वर्णन करके ये बात बताया कि देखिए एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी वाली कोशिका से होता है। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। और ये बात आपको भी पता है, घाव यहाँ लगता है तो वो तभी ठीक होगा जब वो रहेगा। बात समझ गया? वहाँ कोई अंग ही नहीं रहेगा तो ठीक होने का कोई सवाल नहीं होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। रोडोल्फ विर्चो। ऐसे इसका लैटिन नाम हम ये कह सकते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। एक चीज और याद रखेंगे, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। अच्छा, कोशिका द्रव और जीव द्रव्य दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है, कंफर्म ना? चलिए, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, इस सब को सम्मिलित रूप से मिला करके कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव में वो सारा कोशिकांग भी आ जाएगा। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके हम कह देंगे क्या है? ये जीव द्रव्य। बस समझ गए? और जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, नामकरण कहिए चाहे खोज, इसमें दोनों का एक ही देता है। ठीक है, रिजल्ट पुरकिंजे का जीव द्रव्य के लिए। ठीक है, तो जीव द्रव्य के लिए आप पुरकिंजे वाला स्टेटमेंट याद रखेंगे। रोडाल्जीज वाला जो है ना, ये स्टेटमेंट कहीं पूछा नहीं है। बात समझ गए? ज्यादातर यही दिया है, पुरकिंजे का है, इसलिए याद रखेंगे यही वाला कंसेप्ट। तो जीव द्रव्य का जो खोज है, मतलब नामकरण है, वो किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य में दो चीज होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। ये बात याद रखेंगे। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कोशिका द्रव और एक हो गया हमारा केंद्रक द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, ये दोनों को सम्मिलित रूप से मिला करके हमने क्या कह दिया? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को हम कह देंगे पुरकिंजे। और बाकी केंद्रक कुंद्रक में वो सब का खोज आते रहेगा। कोशिकांग का बहुत सारा कोशिकांग भी है, उस समय जैसे जैसे आएगा। जैसे केंद्रक द्रव, केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसी तरह आगे जितना भी कोशिकांग है धीरे धीरे उसी टाइम में हम लोग उसका खोज नामकरण जो भी है करते रहेंगे। चलिए, हो गया। कोशिका द्रव में दोनों आ जाएगा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव और उसके अंदर कोशिकांग। ठीक है ना? बाकी कोशिका द्रव पर काफ़ी कुछ सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, मतलब कोशिका द्रव भी कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कम से कम कोशिका द्रव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। ठीक है,
लेकिन सवाल ये है कि कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कोशिकांग है, हमको इसी पर बात करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया हमारा, हटा देना इसको। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिकांग। अब यहाँ पर देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग होते हैं। जैसे पादप कोशिका में अलग कोशिकांग आपको मिल जाएंगे, जंतु कोशिका में अलग कोशिकांग मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में तो सिमिलर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो पादप कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाया जाता है, मतलब कोशिका का जो छोटा छोटा अंग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो उसी में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग। चलिए सबसे पहले हम किसको शुरू करते हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं केंद्रक। केंद्रक। अब केंद्रक से संबंधित कुछ बातें याद रखेंगे। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि केंद्रक जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित, मतलब नॉन डेवलप्ड होता है वो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पादप, आप सब लोग जानते हैं, पादप एवं जंतु कोशिका में कैसा केंद्रक होता है? विकसित केंद्रक होता है, विकसित केंद्रक होता है। दूसरी बात, केंद्रक के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। और वो गुणसूत्र हमारे बॉडी में जितना भी आनुवांशिक गुण है उस सबको ले जाकर के अपने अंदर रखता है, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उस गुणसूत्र में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। क्रोमोसोम के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र। अब वो 46 गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, अलग अलग लक्षणों को, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे कि जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो कौन सा है? केंद्रक। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। इसके बाद ये भी याद रखेंगे कि केंद्रक जो होता है इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये तो सबको क्लियरली पता है। अच्छा, केंद्रक में एक और होता है केंद्रिका, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे कि केंद्रक में जो केंद्रिका होता है, केंद्रिका के पास किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। जैसे कोशिकांग जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक झिल्ली विहीन कोशिकांग और दूसरा होता है झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका एकल झिल्ली युक्त और दूसरा होता है डबल झिल्ली युक्त। तो 3 गो कोशिकांग ऐसा है जो डबल झिल्ली युक्त है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, और एक प्लास्टिड लवक, पौधों में हरित लवक जो होता है वो डबल कोशिकांग वाला होता है। तो 3 को जो होता है वह डबल कोशिकांग वाला होता है। अब बाकी इन तीनों को छोड़ देंगे तो फिर जो बचेगा वो सिंगल वाला हो जाएगा। 2 को और छोड़ देंगे, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाई जाती, ये झिल्ली विहीन होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और होता है तारक का, नहीं तारक का लाइसेंस, हाँ एकल झिल्ली होता है, एकल झिल्ली होता है। एक और है, याद नहीं आ रहा अभी, राइबोसोम तो एक तो हो ही गया, ठीक है ना, एक और होता है। चलिए एक बात याद रखेंगे कि केंद्रक जो होता है उसका एक हम कंसेप्ट बनाते रहे उधर साइड में, फिलहाल इसको देखिए पहले। केंद्रक पर डबल झिल्ली होता है, याद रखेंगे ये द्विझिल्ली युक्त होता है, ठीक है ना,
झिल्ली युक्त होता है, ये द्विझिल्ली युक्त होता है। तो बस लिख लीजिए इसको। और का पादपों में कुछ का विकसित होता है, जानते कुछ का केंद्रक विकसित पादपों में केंद्रक विकसित होता है। कुछ पादप में केंद्रक अविकसित रूप में होते हैं, जैसे में शैवाल हो गया। शैवाल, नील हरित शैवाल बैक्टीरिया का वो प्रिमिटिव है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। नील हरित शैवाल समझ रहे हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। नील हरित शैवाल ठीक है, वो उसी का रूप है, लेकिन सवाल ये है कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और हमने सीधी सी बात में कही थी कि जंतु ये पादप एवं जंतु कोशिका में जो विकसित केंद्रक होता है, मतलब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक वाला, ठीक है। उसमें आपने उसमें छाटे हैं ना जी, हम पहले लिखे हैं कि नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप देखें नील हरित शैवाल हम लिखा है, उसमें तो विकसित होता ही नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी के वहाँ एग्जाम्पल हम लिखे हैं, आपको याद ही रखने के लिए लिख लीजिए इसको। हो गया, हटा दें। फिगर दिखाने का अब आपको उम्र नहीं। इससे पहले फिगर आप देख चुके हैं, कल दिखाएंगे, अभी मतलब आज ही दिखा देते हैं। नहीं सर, पहले दिखाइए। हाँ है ना, बहुत कुछ है, सब चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। इससे कारण ये है ना कि फिगर बना करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि डिले, तो कहिएगा तो हम सारा दोनों फिगर बना देंगे। ठीक है, हम दिखा देते हैं। पहले से उसमें लोड रहता है, अरे तो वो भी हो जाएगा, 2 मिनट का काम है, ऐसा थोड़ी है। देखिए इधर, ये नहीं सब फिगर के आज के जमाना फिगर था। ठीक है, चलिए देख लेते, आइए। अलाउद्दीन खिलजी का फोटो है, सेल अब कोशिकांग पढ़ते ना तो उस टाइमिंग में हम लोग देखते हैं। चलिए देख लीजिए, तो ये केंद्रक है ना, इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ये जंतु कोशिका है, ठीक है। और ये क्या हमारा पादप कोशिका, ठीक है। इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है कोशिका भित्ति का है, ठीक है। इसका सबसे बाहरी स्ट्रक्चर ये आगे हम बात करेंगे। और ये इसका सबसे बाहरी जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, जबकि पादप कोशिका का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर कोशिका भित्ति होता है। बात समझ गए। तो अभी चूंकि हम केंद्रक देख रहे थे तो इसलिए हमको ज़्यादा उधर दिमाग नहीं लगा। ये है हमारा केंद्रक। केंद्रक में इस पर डबल झिल्ली पाया जाता है, ठीक है ना। अगर केंद्रक को देखेंगे अगर ध्यान से, तो केंद्रक में 2 लेयर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल झिल्ली। और दोनों लेयर के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र का काम क्या है कि वो प्रोटीन को, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन को इधर उधर क्या करे, ट्रांसफर करता है। तो समझ गए। तो यहाँ से चाहे आरएनए को, डीएनए को क्या करता है, इधर उधर करते रहता है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये दिख जाएगा, ये भी केंद्रक ही है, ठीक है। न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। इसमें थोड़ा सा ये गलती ये दिखा दिया है कि ये बीच में है, जबकि केंद्रक पादप का बीच में नहीं होता है, थोड़ा किनारे होता है। बस समझ रहे हैं, ये साइड में होता है, बीच में नहीं होता है, ये ध्यान में रखोगे। बाकी इसका 85% 90% कह सकते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा पूरी तरीके से फूड वैक्यूल का, ये वैक्यूल इसका ढक करके रखता है, इसमें जबकि छोटी छोटी दिखा है। बस समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए केंद्रक। अच्छा एक बात और है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है,
बस समझ गए। जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारे पर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। जाएगा लिखा दिया है वही में किनारा पर किनारा पर उसी में लिखा है वही ना है। अरे गूगल भी क्या है, गूगल भी तो मतलब लोगों के द्वारा ही चढ़ाया गया, हम ही लोगों के द्वारा चढ़ाया गया। सब देखिए ये अपने से लेकर के आए। ये वाला दिया है वो एनिमल सेल क्लास इसमें ठीक है, देखिए केंद्र को यहाँ किनारे कर दिया है, ठीक है ना। इसका आयताकार आकार में है, ये ठीक है। इसमें केंद्र को बीच में रखा है, ठीक है, न्यूक्लियस को। बाकी जो है अपने अपनी स्थिति के अनुसार आगे हम लोग कवर करते रहेंगे, कोशिकाओं को भी देखते रहेंगे। फिलहाल एक चीज़ हमको देखना है, आप लोगों को हटा देना, अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आएगा, आगे धीरे धीरे हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम बोल रहे थे कोशिकांग, कोशिकांग का प्रकार, ठीक है ना। कोशिकांग इसको साइड में कहीं लिखिएगा। एक होता है झिल्ली विहीन, समझ गए ना, झिल्ली विहीन या फिर झिल्ली रहित कह सकते हैं। एक हो गया हमारा झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त। अब झिल्ली युक्त में भी दो होता है, एक हो गया हमारा एकल झिल्ली युक्त ना, एकल, दूसरा क्या होता है दोहरी। अब समझ गए, तो दोहरी में 3 को आ जाएगा, दोहरी में कितने आ जाएंगे 3 को। कौन कौन, एक हो गया हमारा लवक, इसमें हरित लवक कह सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हरित लवक। दूसरा हो गया हमारा केंद्रक ना, तीसरा हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एकल झिल्ली में बाकी जो बच गया है उन तीनों को छोड़ करके तो सब आ जाएगा, जैसे गोल्जी का है, ठीक है ना। बाकी ये 3 को छोड़ के जितना वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। और 2 को इधर होता है झिल्ली भी है, एकल झिल्ली में आ जाएगा वैसे। अब देखिए इसमें जो है एक लिख लीजिए राइबोसोम, राइबोसोम, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता, ठीक है। हाँ, और एक और होता है ना तारक काय, तारक काय किसको कहते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। और एक सेंट्रोसोम होता है तारक केंद्र, तो ध्यान रखिएगा। तारक काय, तारक काय, ठीक है, इसके ऊपर झिल्ली विहीन होता है, ये आ जाएगा इसमें। लयन काय इसको कहता है, लयन काय, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम। और समझ गए। गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी तो आप समझ ही रहे हैं, गोल्जी उपकरण भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो अंग बचा हुआ है इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे गोल्जी काय हो गया, लयन काय हो गया, फिर और क्या क्या बच रहा है, एक रिक्तिका हो गया, रिक्तिका समझ आएंगे ना, राजधानी जिसको कहते हैं हम लोग। रिक्तिका के अलावा फिर इसमें सूक्ष्म नलिकाएं हो जाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं। झिल्ली देता है वो किसमें, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को, आधा चीज़ों को अंदर बाहर करता है, पूरा का पूरा नहीं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी उसको कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें नहीं है, उसका झिल्ली का कोशिकांग, ठीक है ना। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर का अंग, और वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है, बाहर से उसको घेर करके रखा हुआ है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं, चयनात्मक झिल्ली। वो अलग तरीके का एक हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट वाला है तो है और नहीं है तो नहीं है, तो एगो हो सकता है, दूगो हो सकता है, ठीक है। भाई याद रखिएगा, झिल्ली विहीन में राइबोसोम और तारक काय, और बाकी झिल्ली युक्त में इसमें हर 3 को छोड़ के और एक 2 को बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते। रिक्तिका के नीचे लिखे सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर इसको लयन काय, रिक्तिका को वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, बाकी ये हो ही जाएगा। है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक, यानी कि हरित लवक।
सर हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया है तो यूकैरियोटिक में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें आएगा? यूकैरियोटिक में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है जिसका जैसे खुद का राइबोसोम 20S। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है ना कि 20S प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 20S और दूसरा 80S। समझिए, तो जिसमें 20S राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है, जिसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है वो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का मतलब डीएनए होता है, इसको सेल्फ ऑटो अर्धसूत्री के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोसोम। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएगा 20S में। हाँ, अब रही बात दरोगा में आया करना सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कौन कितने प्रकार का आता है? 70 आता है कि 80 आता है? 70S 70 आता है, इसलिए आगे हम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में वही है अपवाद में है। अपवाद में। तो आगे हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपवाद में है, हरित लवक में भी आपको मिल जाएगा 20S, लेकिन पादप के लिए हो गए, जंतु के लिए हो गए। ये कंसेप्ट है, जंतुओं के लिए ही दुगो रहता है, इसलिए इसमें पूछ देता है। तो जंतुओं में खाली माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, पादप में हरित लवक हो जाता है। ये कंसेप्ट है कि पादप में ऐसी कौन सी है जो ऑटोनोमस कोशिका होती है, हरित लवक। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे उस पर, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान रखिएगा, जिस पर डबल झिल्ली है उसको दोहरी झिल्ली युक्त हमने कह दिया है, यानी लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों तीनों जो होता है डबल झिल्ली वाला होता है। बाकी हई वाला है सिंगल झिल्ली वाला है। हाँ, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो ये झिल्ली विहीन होता है। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें यहाँ पर ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक को थोड़ा अलग रख दिए हैं, इसीलिए एक एक को करके अब कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो छोड़ दें आज के लिए इतना है, ठीक है ना। धीरे हम खाना भी खाना आगे हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। वैसे आधा घंटा खींचिए दिए हैं आप, कहें देखिए 10-25 आपको टाइम पता चला, इसलिए आप बैठ करके इत्मीनान से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए आप